एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 61। हाँ, तुम कमज़ोर हो। और इसमें क्या गलत है? हम अकादमी में हैं, हम मजबूत बनने के लिए इस जगह से जुड़े हैं। कमज़ोर होने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी मौजूदा स्थिति से ऊपर ही चढ़ सकते हो। और हमें गलतफहमी में डालना बंद करो। हम तुम्हारी रक्षा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। नियो के तीखे शब्दों ने फेलिक्स को चौंका दिया। फेलिक्स ने उसे बचाने के लिए उसे ज़बरदस्ती अपनी टीम में रखने की योजना बनाई। उसने सोचा कि आथा उसे रोकेगा, न कि नियो। शायद वह जितना उसने सोचा था उससे ज़्यादा दयालु था। बस आथा की टीम में रहो। मैं ज़ीउस कबीले के सदस्यों का मुख्य लक्ष्य हूँ। अगर तुम आथा के साथ हो तो ये तुम्हारे लिए सुरक्षित है। मैं मना करना बंद करो, ये परेशान करने वाला है। हाँ, मेरा मतलब है, नहीं, तुम परेशान नहीं कर रहे हो। वैसे भी, फेलिक्स, मेरी टीम में शामिल हो जाओ। मैं नियो के साथ इसलिए टीम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं शासक बनना चाहता हूँ। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है और हम लड़ नहीं रहे हैं। फेलिक्स के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसे कोई मुश्किल फैसला लेना हो। उन्हें अच्छी तरह से पकड़ लिया। उसने मन ही मन सोचा। बहुत देर बाद फेलिक्स ने आह भरी। ठीक है। आथा को उसका जवाब सुनकर राहत मिली। दूसरी ओर नियो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। फेलिक्स ने आथा के साथ मिलकर टीम बनाने का फैसला किया, इसलिए उसके मन में कोई द्वेष नहीं था। उसकी हरकतें उसकी बेवजह की सावधानी का नतीजा थीं। तीनों ने बातचीत की। कुछ समय बीतने के बाद फेलिक्स और आथा टीम के साथी खोजने के लिए चले गए। अब मैं अकेला हूँ। नियो का समय खत्म हो रहा था। उसे जल्दी से जल्दी प्रशिक्षण लेना था और कल अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करने से पहले जल तत्व में पर्याप्त महारत हासिल करनी थी। हालांकि वह मिशन हॉल से बाहर नहीं जा सकता था। शीर्ष 100 छात्र आज ही टीम बना लेंगे। अगर वह टीम के सदस्यों की तलाश में देरी करता तो वह एस रैंक मिशन नहीं ले पाता। कौन मेरी टीम में शामिल होने के लिए तैयार होगा? नियो ने सोचा। उसने चारों ओर देखा और एहसास हुआ, क्या मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ या हर कोई मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है? छात्र नियो से दूर रहने लगे। जब उसने उनसे आंख मिलाई तो वे दूर हो गए। ... टीम के साथियों को ढूंढना मुश्किल होने वाला था। मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जिन्हें मैं जानता हूं और उनके साथ अपनी किस्मत आजमाऊंगा। नियो ने मॉरिगन की तलाश की। उसे ढूंढना आसान था, उसे भी उसी तरह बहिष्कृत किया जा रहा था। लगता है तुम्हारे दोस्तों को ये पसंद नहीं आया कि तुम मुझसे हार गई। नियो उसके पास गया। उसने उसकी उपस्थिति देखी और भौहें सिकोड़ लीं। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें अपनी टीम में चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर तुम एस रैंक मिशन लेना चाहते हो तो तुम्हारे पास कोई विकल्प है। ज़ीउस कबीले के सदस्य दूसरे छात्रों को तुम्हारे साथ शामिल नहीं होने देंगे। मॉरिगन ने अपने होंठ सिकोड़े। जब वह अपने परिवार के साथ पक्षपाती हो गई तो ज़ीउस कबीले के छात्रों का रवैया बदल गया। वे उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। नियो का प्रस्ताव भगवान द्वारा भेजा गया था। बस एक समस्या थी, मैं अपने से कमज़ोर किसी की टीम में शामिल नहीं होना चाहता। इसके अलावा मुझे क्रेडिट या रैंक की परवाह नहीं है। वह पलटी और चली गई। नियो स्तब्ध रह गया। उसके साथ क्या गड़बड़ है? वह उपन्यास की मॉरिगन से इतनी अलग क्यों है? अपने मंदिरों की मालिश करते हुए वह अन्य साथियों की तलाश करने ही वाला था कि तभी उसे लियोनोरा दिखाई दी। वह मिशन हॉल के एकांत कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा हुडी के नीचे छिपा हुआ था। वह स्विच पर गेम खेल रही थी और मिशन हॉल के शोर को दबाने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल कर रही थी। क्या मुझे ये कोशिश करनी चाहिए? उसके साथ टीम बनाने की संभावना कम है, लेकिन अगर मैं अपना कार्ड सही से खेलूं तो मैं ऐसा कर पाऊंगी। वह उससे मिलने ही वाला था कि एक लड़का, जो कि बहुत बड़ा और मजबूत था, गहरे नीले बालों वाला, उसे रोक दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के, क्रिश्चियन ने पूछा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। चले जाओ। भले ही तुम एक शासक हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। क्रिश्चियन ने आगे कहा, मिस पोसिडॉन कबीले के गुट की नेता है। अगर तुम उसे भर्ती करने की कोशिश करोगे तो तुम हमारा अपमान कर रहे हो। ज़ीउस कबीला पहले से ही नियो का दुश्मन था। अगर पोसिडॉन कबीला लड़ाई में शामिल हो जाता तो उसे अकेले 2 महान देव कबीलों का सामना करना पड़ता। लेकिन उसे ऐसी चीज़ों की परवाह कब थी? नियो क्रिश्चियन को अपने रास्ते से हटाने ही वाला था कि अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। चा क्रिश्चियन, उसे यहाँ आने दो। लियोनोरा, वह लड़की जो हर किसी को नापसंद करती थी, सीधे नियो की ओर देख रही थी। अल्पविराम, 5 मिनट पहले। ये बेकार है। लियोनोरा ने ईयरफोन पहना और अपनी जेब से स्विच निकाला। दीवार से टिककर उसने गेम शुरू किया। उफ, मुझे क्लास में क्यों जाना है? काश मैं सारा दिन अपने कमरे में रह पाती। लियोनोरा ने छात्रों को टीम के साथी खोजने के लिए इधर उधर घूमते देखा। उसने अपनी जीभ चटकाई। शीर्ष 100 छात्र लगभग सभी गॉड क्लैन से थे।
अकादमी में प्रवेश करने से पहले उनके परिवार ने उनके टीम के साथी तय कर लिए थे। शोरगुल। उसने आवाज़ बढ़ाई और गेम पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक एक उड़ती हुई वेल दिखने में दूसरी दुनिया की दीवार से बाहर आए और मिशन हॉल की आधी छत को ढक लिया। कोई भी वेल को देख या महसूस नहीं कर सकता था। लियोनोरा, क्या अब तुम्हें दूसरों से बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम बाहर हो? वेल की आवाज़ मीठी और गीतात्मक लियोनोरा के सिर के अंदर गूंज रही थी। मैं नहीं चाहती, वे सभी बेवकूफ़ लगते हैं, लियोनोरा ने जवाब दिया। वेल, रूबी ने आह भरी। उसे चिंता थी कि लियोनोरा का अंतर्मुखी स्वभाव हर दिन बदतर होता जा रहा था। वह उसे हल्के से डांटने वाली थी कि अचानक वह रुक गई। उसकी नज़र काले बालों वाले, लाल आंखों वाले लड़के पर केंद्रित थी। रूबी नीचे उड़ी और नियो के चारों ओर चक्कर लगाया। तुम क्या कर रहे हो? लियोनोरा ने पूछा। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या वह मुझे देख सकता है। प्रवेश समारोह के दौरान उसने मुझसे आंख मिलाई। ये संयोग ही रहा होगा। इसके बारे में चिंता करना बंद करो और आराम करो। हैज़, तुम अब इतनी प्यारी नहीं रही, लियोनोरा। सच में, यह अच्छी बात है अगर इससे दूसरे लोग मेरे पास आने से रुक जाएं। रूबी नियो पर नज़र रखती रही। जब मॉरिगन ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसने लियोनोरा से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने कहा, उसकी टीम में शामिल हो जाओ। हमें उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। नहीं, ये काम की तरह लगता है और अगर मैं अपने कबीले के साथियों के अलावा किसी और टीम में शामिल हो जाऊं तो पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। लियोनोरा ने रूबी के सुझाव के पीछे का कारण पूछने की भी जहमत नहीं उठाई। उसकी आलस्यता ने रूबी को झकझोर दिया। अगर तुम लड़के को खुद से चलने दोगी तो पछताओगी, रूबी ने सरल शब्दों में समझाया। तत्वों पर महारत हासिल करने के लिए तत्व का अनुभव करना और जितना संभव हो सके उनके करीब जाना जरूरी है। मृत्यु तत्व भी ऐसा ही था। इस पर नियो की उच्च महारत का मतलब था कि उसने हजारों, अगर दसियों हजार नहीं, लोगों को मारा। उसकी हत्याएं शायद उसके भाई ने छिपाई हुई थीं। नियो जैसे खतरनाक व्यक्ति को बिना निगरानी के घूमने देना आपदा को आमंत्रित करना था। तुम्हें इसी बात की चिंता है। मुझे उस पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानाचार्य और शिक्षक शायद हर समय उस पर नज़र रख रहे हैं। हैज़, क्या ये बचपन की भोलापन है या ताकतवर लोगों की आत्मसंतुष्टि? आत्मा की आहें लियोनोरा को परेशान कर रही थीं। लियोनोरा के शिकायत करने से पहले ही रूबी बोल पड़ी। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति नियमों को तोड़ सकता है। उस लड़के के लिए नियमों को तोड़े बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाना आसान है। इसके अलावा उसके भाई के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लड़का ऐसे घूम रहा है जैसे मरमेड्स के देश में हंगामे के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अगर वह चाहे तो अकादमी में भी अपनी मर्जी से काम कर सकता है। लियोनोरा को संदेह था कि नियो अकादमी के मैदान में कुछ भी कर सकता है। हालांकि रूबी के शब्दों ने उसके दिल में संदेह का बीज बो दिया। क्या होगा अगर नियो का भाई वास्तव में उसे परिणामों से बचा सकता है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह अकादमी में जब चाहे तब पागल हो जाएगा? ओह, ऐसा लगता है कि मुसीबत जल्द ही आने वाली है। लियोनोरा ने ऐसे बात की जैसे कि इस मामले का उससे कोई लेना देना नहीं था। लियोनोरा, लड़के ने पहले ही लाइटनिंग कबीले को नाराज़ कर दिया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह अगली बार तुम्हारे कबीले को निशाना नहीं बनाएगा। अगर वह तूफान शुरू करता है तो उसके बाद की स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी तुम पर आ जाएगी। लियोनोरा ने सख्ती बरती। पोसेडॉन कबीले के वास्तविक नेता के रूप में अकादमी के अंदर की सभी समस्याओं का समाधान उसे ही करना था। उसे काम पसंद नहीं था और वह हर चीज़ को नज़रअंदाज करती थी। लेकिन अगर नियो वास्तव में एक सामूहिक हत्यारा था और उसने उसके कबीले के साथियों को निशाना बनाया तो उसके पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जल्द ही आने वाले कार्यभार के बारे में सोचकर उसके हाथ कांपने लगे। नहीं नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं काम नहीं करना चाहती। उसकी टीम में शामिल हो जाओ। अगर तुम हर समय उस पर नज़र रखोगी तो तुम उसे कुछ भी करने से पहले ही रोक सकती हो। लियोनोरा ने इस बारे में सोचा। रूबी की बातें समझ में आईं। हालांकि उसे पता नहीं था कि रूबी के शब्द उसे धोखा देने के लिए झूठ थे। उसका इरादा नियो के करीब रहना था ताकि उसकी तलवार, यह क्या है? यह एक आत्मा है लेकिन एक ही समय में आत्मा नहीं है। मुझे पता लगाना होगा और अगर यह कुछ खतरनाक है तो दोनों को खत्म करना होगा। अल्पविराम। चा क्रिश्चियन, उसे यहाँ आने दो। उसकी बातें सुनकर क्रिश्चियन ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने नियो को जाने दिया, लेकिन नियो ने कोई हरकत नहीं की। वह क्या था? मुझे निश्चित रूप से लगा कि रक्तपिपासा मुझ पर लक्षित है। नियो ने अपनी इंद्रियों से क्षेत्र को स्कैन किया। वह रक्तपिपासा के स्रोत का पता नहीं लगा सका। अचानक उसके सिर के अंदर एक आवाज़ प्रकट हुई। आत्मा, लक्ष्य, हम दोनों पर, खतरनाक। ओबिट्स की उपस्थिति तब मजबूत हो गई जब उसने बात की। हालांकि वह जल्द ही सो गया।
नियो के लिए कुछ शब्द ही काफ़ी थे ये जानने के लिए कि रूबी, लियोनोरा की आत्मा, रक्तपिपासा का स्रोत थी। आत्माएं तत्व के बीजों से पैदा होती हैं। वे स्वायत्त प्राणी थे और अपने स्वामियों को दैनिक जीवन के साथ साथ युद्ध में भी सहायता कर सकते थे। एक आत्मा की एकमात्र कमजोरी ये थी कि वह अपने स्वामी से बहुत दूर नहीं जा सकती थी। क्या है, तुम क्यों रुक गए? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो को नहीं पता था कि रूबी का खून क्यों बह रहा था। एक संभावना थी कि वह उसे मारना चाहती थी। क्यों, उसे नहीं पता था। क्या लियोनोरा को भर्ती करना ठीक था अगर इसका मतलब रूबी के करीब रहना था? निर्णय लेने से पहले नियो ने दोनों विकल्पों पर विचार किया। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन मैं इसे इसके लिए कहूँगा। वह उसके पास गया। मैं तुम्हें भर्ती करना चाहता हूँ। ठीक है, उसे उसके त्वरित उत्तर पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। इससे उसके संदेह की पुष्टि हुई। रूबी ने लियोनोरा को मेरे साथ मिलकर काम करने की सलाह दी होगी। ऐसा लगता है कि आत्मा कुछ गलत करने की फिराक में है। रुको, मिस, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्रिश्चियन ने प्रतिक्रिया दी। अगर तुम फिर से कुलपति के शब्दों के खिलाफ जाओगी तो कुलपति मुझे मार डालेंगे। कृपया हमारे साथ मिलकर काम करो। शोर मचाने वाला, चुप रहो। जब उसने उसकी आंखों में देखा तो क्रिश्चियन ने अपना मुंह बंद कर लिया। मुश्किल में फंसा हुआ, वह वास्तव में रोना चाहता था। नियो ने उसे सहानुभूति भरी निगाह से देखा। बेचारा लड़का, ऐसा नहीं है कि वह लियोनोरा को मजबूर कर सकता है क्योंकि वह उससे कमज़ोर है। पुष्टि प्राप्त करने के बाद नियो ने टीम फॉर्म लियोनोरा को भेजा। उसे अपने नाम के साथ उस पर हस्ताक्षर करना था। सत्यापन प्रक्रिया में 1 दिन लगेगा। उसके बाद वह आधिकारिक तौर पर उसकी टीम की साथी बन जाएगी। ठीक है, मुझे भी अपना नंबर दो। क्यों? उसने उसे संदेह से देखा। मुझे मिशन के लिए आपसे संपर्क करना है, अन्यथा मुझे आपका नंबर क्यों चाहिए? ओह, वह उसे अपना नंबर देने ही वाली थी कि उसे कुछ याद आया। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी टीम में शामिल हो जाऊं तो मेरी एक शर्त है। मैं कोई काम नहीं करूंगी, तुम्हें सब कुछ खुद ही संभालना होगा। नियो को कमोबेश उससे यही उम्मीद थी। उसकी मूल योजना पोसेडॉन कबीले के सदस्यों की टीम में शामिल होने और उन्हें सारा काम करने देने की थी। उसने सिर हिलाया। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस एस रैंक मिशन के लिए तुम्हारा नाम चाहिए। तुम चाहो या न चाहो तो उनसे जुड़ सकते हो। रुको, मुझे भी अपनी टीम में शामिल होने दो, क्रिश्चियन ने बीच में टोका। उसने नियो को हताश नज़र से देखा। अगर उसे पता चला कि मैंने मिस को तुम्हारी टीम में शामिल होने दिया तो कुलपति मेरा सिर कलम कर देंगे। अगर मैं उसे बताऊं कि मैं मिस के साथ टीम में शामिल हो गया हूं और मिशन पर उसकी रक्षा करूंगा तो मैं बच सकता हूं। चिंता मत करो, मैं एक टीम सदस्य के रूप में अपने सभी कर्तव्य निभाऊंगा। मेरी रैंक 25 है और मैं काफ़ी मजबूत हूँ। कृपया मुझे अपना साथी बनने दें। क्रिश्चियन जैसे बड़े शरीर वाले किसी व्यक्ति को लगभग आंसुओं के कगार पर देखना अजीब था। इसके अलावा क्रिश्चियन की वास्तविक ताकत शीर्ष 10 में थी। उन्होंने 25वीं रैंक हासिल की क्योंकि लियोनोरा ने मूल रूप से 24वीं रैंक हासिल करने की योजना बनाई थी और वह अपने सकल के नेता से ऊपर रैंक नहीं कर सकते थे। नियो ने टीम फॉर्म क्रिश्चियन को भेजा। उसने तुरंत इसे भर दिया और नियो से हाथ मिलाया। धन्यवाद, आपने मेरी गर्दन बचा ली। कोई समस्या नहीं है, मुझे एक मजबूत टीममेट पाकर खुशी है। हालांकि क्रिश्चियन ने इसे नहीं दिखाया, लेकिन नियो के सौहार्दपूर्ण रवैये ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने सोचा कि नियो एक अड़ियल बच्चा होगा जो अपनी ताकत के नशे में चूर है। उसका व्यक्तित्व उसे बहुत आगे ले जाएगा। मुझे लगता है कि मिस को उसकी टीम में शामिल करना एक अच्छा विकल्प है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं उसे उसके साथ टीम में शामिल न होने के लिए कहूं तो मिस मेरी बात सुनेगी। नियो की टीम एस रैंक मिशन के लिए योग्य हो गई। अब उसे बस टीम फॉर्म के सत्यापित होने का इंतजार करना था। हमारे पास अभी भी 2 स्थान बचे हैं। क्या मुझे अपने कबीले से कुछ लोगों को हमारे साथ शामिल करना चाहिए? क्रिश्चियन ने पूछा। नियो ने अपना सिर हिलाया। यदि 5 में से 4 लोग पोसेडॉन कबीले के होते तो उसकी टीम को उनके गुट का सदस्य माना जाता और वह दूसरों की नज़र में उनका अधीनस्थ बन जाता। मैं बाकी 2 सदस्यों को खुद ही ढूंढ लूंगा। नियो ने क्रिश्चियन से संपर्क किया और चला गया। वह शेष स्थानों को यादृच्छिक टीम सदस्यों से भर सकता था। मुझे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। जैसे ही वह मिशन हॉल से बाहर निकलने वाला था, लाल ज्वलंत बालों वाले एक लड़के ने उसका रास्ता रोक दिया। मुझे अपनी टीम में शामिल होने दो, माज मुस्कुराया। उसने जोश के साथ जारी रखा। मैंने तय कर लिया है कि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी होगे। ठीक है, नियो ने माज से संपर्क किया, उसे टीम फॉर्म भेजा और माज के प्रतिक्रिया देने से पहले ही चला गया। मैं उस युद्ध के दीवाने के बात करने का इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि वह एक स्पार के लिए कहेगा। मंगल ने 100वीं रैंक चुनी क्योंकि उसके कबीले ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया था। उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता कहीं अधिक थी। भले ही मंगल में कुछ कमियां हों, लेकिन उसके साथ मिलकर काम करना उचित था।
नियो ने अपने छात्रावास के कमरे में प्रवेश किया और उसे अंदर से बंद कर लिया। वह प्रशिक्षण कक्ष में चला गया। आखिरकार मैं प्रशिक्षण ले सकता हूँ। नियो ने अपनी दिव्य ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए एसेंस ब्रीथ स्पेल का उपयोग किया। नियो को अपने जल तत्व को प्रशिक्षित करने से पहले कुछ जांच करनी थी। अंधकार। उसने आवश्यक हाथ का संकेत बनाया। आओ। दिव्य ऊर्जा उसके मूल में पहुंच गई। अंधकार तत्व से प्रभावित होने के बाद यह उसके पूरे शरीर में फैल गई। हाथ के संकेत ने नियो के हाथों पर जादू के सर्किट को अवरुद्ध कर दिया। यह एक वाल्व की तरह काम करता था और दिव्य ऊर्जा कहीं जाने के लिए न होने के कारण उसके पैरों की ओर दौड़ पड़ी। पैरों के तलवों पर उसके जादू के सर्किट हथेलियों पर जादू के सर्किट के बाद सबसे अधिक विकसित थे। अंधेरा फैल गया और उसके पैरों के नीचे एक क्षेत्र बन गया। नियो ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अंधेरे को घूर कर देखा, इसलिए मुझे हाथ के संकेतों का उपयोग करना पड़ा। मंत्र आकर्षक थे। नियो उन्हें बिना समझे इस्तेमाल कर रहा था कि वे कैसे काम करते हैं। नेक्रोटिक टच के बार बार इस्तेमाल से उसकी हथेलियों पर मैजिक सर्किट विकसित हो गए। ओशियन एम्ब्रेस ने उसके सभी मैजिक सर्किट के लिए ऐसा ही किया। यही कारण था कि जब उसने कोशिश की तो वह एक बार में ही डार्कनेस का इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि ओशियन एम्ब्रेस का बार बार इस्तेमाल करने के बाद उसके पैरों पर मैजिक सर्किट बढ़ गए। जब मैंने पहली बार नेक्रोटिक टच आजमाया तो मैं इसे ट्रिगर करने में विफल रहा क्योंकि मेरे मैजिक सर्किट पूरी तरह से निष्क्रिय थे। ये सब आपस में जुड़ा हुआ था। सब कुछ एक कारण से हुआ। नियो अपने उत्साह को रोक नहीं सका। उसने मजबूत बनने के लिए प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। वह औसत दर्जे का नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब वह मंत्र और मौलिक संबंधों के बारे में भी सीखना चाहता था। मजबूत बनने का एहसास और इस दौरान उसने जो ज्ञान प्राप्त किया वह मादक था। वह इससे तृप्त नहीं हो पा रहा था। ध्यान केंद्रित करो, मैं भटक रहा हूँ। नियो ने अपने हाथ का संकेत बदला और अपने कोर के अंदर संचार को बढ़ाया। अंधकार अंतहीन रूप से फैल गया। ये दीवारों तक पहुंच गया, चढ़ गया और छत को ढकता रहा। अंत में पूरा कमरा अंधकार में डूबा हुआ था। जब नियो ने कॉफिन ऑफ डार्कनेस को बनाए रखने की कोशिश की तो उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई। तकनीक का इस्तेमाल दुश्मनों को फंसाने के लिए किया जा सकता है। उसने रैंकिंग प्रतियोगिता में मॉरिगन के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से उसने बिना किसी प्रयास के उसके कॉफिन ऑफ डार्कनेस को चकनाचूर कर दिया। अगर वह नहीं चाहता था कि स्थिति फिर से दोहराई जाए तो उसे तकनीक की महारत बढ़ानी पड़ी। घंटों प्रशिक्षण के बाद उसे इसका सार समझ में आ गया। अंधकार के लिए इतना ही काफ़ी होना चाहिए। उसने हाथ के संकेतों को छोड़ दिया और अपने कोर के अंदर जलसेक को बदल दिया। अंधकार से पानी में उसकी दिव्य ऊर्जा का उत्पादन तुरंत कम हो गया। उसे रूपांतरण की स्थिर गति बनाए रखने में परेशानी हो रही थी और प्रक्रिया धीमी थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। घंटे बीत गए और अंत में उसकी हथेलियों से पानी की बूंदें टपकने लगीं। सफलता ने नियो का ध्यान भंग कर दिया और रूपांतरण रुक गया। वह अपनी पीठ के बल गिर गया, शारीरिक रूप से थक गया और दिव्य ऊर्जा से बाहर हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। मैंने कर दिखाया। उसने समय जानने के लिए स्टेटस विंडो को देखा। 8 घंटे, क्वेस्ट समाप्त होने तक 26 मिनट बचे हैं। 8 घंटे, यह उसके जल निर्माण कौशल को एक उपयोगी स्तर तक निखारने के लिए पर्याप्त समय था। अल्पविराम 0 घंटे, क्वेस्ट समाप्त होने में 10 मिनट बचे हैं। नियो सोफे पर बैठ गया। समय लगभग समाप्त हो गया था। वह जल्द ही अंडरवर्ल्ड में जाएगा और उन दुश्मनों का सामना करेगा जो संभवतः उसे मार सकते हैं। मैंने वह सब कुछ किया है जो मैं कर सकता था। नियो ने अपने अंधेरे और पानी का उपयोग करके प्रशिक्षण लिया। उसने अपने मंत्रों का अभ्यास किया और अपने दिव्य ऊर्जा भंडार को फिर से भर लिया। केवल एक चीज़ थी जो उसने नहीं की, ऑरा ब्लेड का अभ्यास करें। यह एक उच्च स्तरीय तकनीक थी और उसके दिव्य ऊर्जा पूल को बहुत थका देती थी। अगर उसके पास एक सप्ताह होता तो वह इसका अभ्यास करता। एक दिन बहुत कम था। नियो ने टेबल पर कलम और कागज़ को घूर कर देखा। उसने अपनी वसीयत लिखने के लिए उन्हें उठाया। मुझे क्या छोड़ना चाहिए? ये कुछ उपयोगी होना चाहिए क्योंकि इस बार मैं मर सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नियो हारग्रेव्स बनकर एक दिल को छू लेने वाला पत्र छोड़ना मेरे लिए सही होगा। अपने शांत शब्दों के बावजूद उसकी भुजाएं कांप रही थीं। वह क्रूर मौत को भूल नहीं पाया। जब ग्रेमलिन उसे जिंदा खा रहे थे तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने का एहसास उसके दिमाग में बस गया था। वह केवल इसलिए सो पाता था क्योंकि वह हर दिन खुद को पूरी तरह थका लेता था। अन्यथा जब वह अपनी आंखें बंद करता तो उसे अपनी मौत का दृश्य याद आता। नियो ने एक गहरी सांस ली। उसने कलम उठाई और लिखा, दुनिया के सबसे प्यारे भाई के लिए, तुमसे पहले चले जाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कृपया लापरवाह मत बनो और ऐसा कुछ मत करो जिससे मुझे दुख हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक शांतिपूर्ण जीवन जियो, शादी करो और मेरी जगह खुशी से अपना जीवन बिताओ। उसने अपने शब्दों पर हंसी उड़ाई। पत्र इतना दुखद क्यों था?
ऐसा लग रहा था मानो नियो को लगता था कि वह वापस नहीं आ सकता। उसने अपना सिर हिलाया। उसकी तैयारी पूरी थी। इस बात की बहुत संभावना थी कि वह ग्रेमलिन्स के खिलाफ जीत जाएगा। फिर भी तैयार रहने से कभी कोई नुकसान नहीं होता। क्या मुझे एलिजाबेथ और अमेलिया के लिए एक पत्र छोड़ना चाहिए? कागज़ पर उनके नाम लिखने के बाद उसके दिमाग में कुछ नहीं आया। जब वह सोच रहा था तो टाइमर 10 सेकंड पर पहुंच गया। अब समय नहीं बचा था। नियो ने उनके नाम काट दिए और डेथ स्किल को सक्रिय कर दिया। उसे एक बदलाव महसूस हुआ। ठंडी हवा ने उसकी त्वचा को डंक मारा और अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। वह ग्रेमलिन कैंप के बीच में दिखाई दिया और घुटनों के बल गिर गया। पिछली बार जब वह अंडरवर्ल्ड में था तो उसे जो चोटें लगी थी, टूटी हुई उंगलियां, फटा हुआ कान, चकनाचूर कंधा, वे ठीक हो गईं। उसकी दिव्य ऊर्जा की कीमत पर नियो का खून सूख गया था। उसकी आंखें घूम गईं और उसने अपना खाली पेट उबकाई ली। मिचली, थकान, व्यथित। मिशन शुरू करने का ये सबसे खराब तरीका था। ग्रेमलिन्स ने उसे देखा। उन छोटे जीवों ने उसे घेर लिया। नियो के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे अपनी मौजूदा स्थिति में लड़ना था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने एसेंस ब्रीथ स्पेल को सक्रिय किया। अंडरवर्ल्ड की दिव्य ऊर्जा से भरपूर हवा उसके फेफड़ों में प्रवेश कर गई और उसके खून को पंप कर दिया। वह पहले धीरे धीरे चला। मंत्र का उपयोग करते समय चलना आसान नहीं था, लेकिन यही कारण था कि वह प्रशिक्षण ले रहा था। जब एक विकसित ग्रेमलिन सावधानी से उसके पास पहुंचा तो नियो ने उसका सिर पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे वह एक ही बार में मर गया। ग्रेमलिन आग बबूला हो गए। वे एक बंशी की तरह चीखने लगे। नियो ने उनके अपनी पंक्तियों को व्यवस्थित करने का इंतजार नहीं किया और उनके बीच में कूद पड़ा। उसने ओबिट्स के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और वार किया। अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह। ओबिट्स यहाँ क्यों था? सोचने का समय नहीं था। नियो ने घिरे हुए ग्रेमलिन को पीछे धकेलने के लिए तलवार को एक चौड़े चाप में घुमाया। वह फिर से हमला करने वाला था जब एक फंदा उस पर उड़ता हुआ आया। पिछली बार ये वही फंदा था जिसने उसे मार डाला था। नियो ने रस्सी को चकमा देने के लिए अपनी कमर मोड़ी। जब रस्सी उससे छूट गई तो उसने उसे पकड़ लिया और झटके से रस्सी खींच ली। 5 ग्रेमलिन उड़ते हुए आए। उसने म्यान में बंद तलवार से उनके महत्वपूर्ण अंग तोड़ दिए। अचानक उसकी इंद्रियां पागलों की तरह झंझना उठीं। उसने बिना सोचे समझे एसेंस ब्रीथ को छोड़ दिया और ओशन एम्ब्रेस को सक्रिय कर दिया। ब्लेड उसकी पीठ को छेदने में विफल रहा। नियो ने भ्रमित विकसित ग्रेमलिन के चेहरे को देखने के लिए मुड़कर देखा। ये कमीने केवल पीछे से हमला करना जानते हैं। उसने विकसित ग्रेमलिन को घुटने पर लात मारकर अपंग कर दिया और तलवार की मूठ से उसके चेहरे पर वार किया। उसी समय अन्य ग्रेमलिन ने हमला किया, लेकिन नियो ओशन एम्ब्रेस की बदौलत उन्हें अनदेखा करने में सक्षम था। राक्षसों ने नियो पर हमला करने से पहले फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की। इससे उसे खुद को संभालने का समय मिल गया। यह अच्छा है कि एसेंस ब्रीथ स्पेल ट्रेमर रैंक है। मुझे अपनी पुनः प्राप्त दिव्य ऊर्जा के साथ 20 मिनट तक ओशियन एम्ब्रेस का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। वह पागलों की तरह लड़ा। ओशियन एम्ब्रेस के साथ भी वह तेजी से अपनी सहनशक्ति खो रहा था। पीछे हटने का कोई समय नहीं था। ग्रेमलिन्स को जल्द ही एहसास हो गया कि नियो रस्सियों को चकमा देने में सक्षम है। उन्होंने रणनीति बदल दी। दर्जनों विकसित ग्रेमलिन्स ने हर तरफ से उस पर हमला किया। राक्षसों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। पिछली बार से सीखते हुए नियो ने तेजी से उन लोगों को चकमा दिया जिन्होंने उसके अंगों को पकड़ने की कोशिश की और नेक्रोटिक टच और अपनी तलवार के वार के संयोजन से उन्हें मार डाला। भाड़ में जाओ, ये लोग अनंत हैं। नियो की सांस फूल रही थी। ग्रेमलिन्स की अंतहीन लहर का कोई अंत नहीं था। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। चिलचिलाती गर्मी ने नियो की त्वचा को डंक मार दिया और उसकी इंद्रियों ने उसे चेतावनी दी। उसने अपना सिर उठाया। आसमान में विशाल आग का गोला तैर रहा था। शिट! नियो की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने आग के गोले के प्रभाव क्षेत्र से भागने की कोशिश की। विकसित ग्रेमलिन्स ने खुद को उस पर फेंक दिया। उन्होंने उसे एक कदम भी नहीं चलने दिया। भागने की तो बात ही छोड़िए। नियो ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे जुआ खेलना पड़ा। उसने अपने मंत्र रद्द कर दिए और अपनी दिव्य ऊर्जा को मृत्यु के साथ जोड़ दिया। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को सीमा तक संकुचित कर दिया। उसके होठों से खून टपकने लगा। उसने अपने ऊपर हमला करने वाले ग्रेमलिन्स को नज़रअंदाज कर दिया। उसकी सहनशक्ति और दिव्य ऊर्जा तेजी से कम हो गई और उसकी तलवार के चारों ओर लाल बिजली चमक रही थी। नियो ने वार किया। कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी तलवार से कोई हमला नहीं हुआ। उसके चारों ओर मौजूद ग्रेमलिन्स अचानक कटी हुई गुड़िया की तरह गिर पड़े। मौत! इसने बिना किसी चेतावनी के उन पर कब्जा कर लिया। थके हुए और बेहोश होने की कगार पर पहुंचे नियो ने उस क्षेत्र से बाहर निकलकर भागना शुरू कर दिया। आग का गोला उसके प्रभाव क्षेत्र से पूरी तरह बाहर निकलने से पहले ही जमीन पर गिर गया। उसने ओशन एम्ब्रेस का इस्तेमाल किया।
जब विस्फोटित आग का गोला नियो से टकराया तो वह बेहोश हो गया। खांसी खांसी, वह जाग गया, शिविर की लकड़ी की दीवार से टकराया, उसके आधे कपड़े झुलसने वाली गर्मी से जल गए और उसकी त्वचा काली और झुलस गई। खांसी खांसी, खांसते समय नियो का गला सूख गया। उसके नथुने जल रहे थे और वह सांस नहीं ले पा रहा था। जब वह हिलने की कोशिश करता तो उसके अंग चरमराते। पागल राक्षस, उन्होंने मुझे मारने के लिए अपने ही अंग निकाल लिए। नियो ने देखा कि खड़े होने पर उसकी फटी हुई त्वचा से खून और मवाद निकल रहा था। उसने दर्द को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और एसेंस ब्रीथ का इस्तेमाल किया। उसकी दिव्य ऊर्जा का भंडार चीख होने लगा। वह खड़ा हुआ और इलाके को स्कैन किया। शिविर का आधा हिस्सा आग के गोले से नष्ट हो गया। ग्रेमलिन उससे भी बदतर हालत में थे। विकसित ग्रेमलिन को छोड़कर मुश्किल से कोई सामान्य ग्रेमलिन बच पाया। बचे हुए लोगों ने नियो पर हमला नहीं किया। वे ठीक होने के लिए अपने रिश्तेदारों को खाने में व्यस्त थे। नियो ने उनकी अनदेखी की। वह मौत के खतरे की चेतावनी के स्रोत की ओर अपने पैरों को आगे बढ़ाता रहा। जिसने आग के गोले को निशाना बनाया? ग्रेमलिन का नेता। उसने नियो को एक उपहास भरी निगाह से देखा। नियो से दुगुने आकार के राक्षस ने अपने हाथ में एक छड़ी पकड़ी हुई थी। तुम्हें पा लिया। नियो के होठों का कोना ऊपर उठा। उसने हाथ का इशारा किया। अंधकार, आओ। छायाएं खिलते हुए फूल की तरह फैल गईं। उन्होंने एक गुंबद बनाया जिसमें नियो और ग्रेट ग्रेमलिन फंस गए। केरिरा, ग्रेट ग्रेमलिन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह शिकार जिसे डरना चाहिए था अपने जूतों में कांप रहा था, घायल था और वापस लड़ने में असमर्थ था। वह नीचे की ओर देख रहा था। ग्रेट ग्रेमलिन की सहज प्रवृत्ति ने उसे चेतावनी दी। उसने अपनी छड़ी उठाई और अपनी भाषा में मंत्र पढ़े। उसके पीछे कई छोटे छोटे हिमखंड बन गए। नियो भागा नहीं। उसने ग्रेट ग्रेमलिन और अपने बीच की दूरी को कवर करने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी तलवार अपने सिर के ऊपर उठाई। उसने अपने भगवान के खून को जला दिया और अपनी दिव्य ऊर्जा को मृत्यु तत्व से भर दिया। उसकी तलवार के चारों ओर लाल बिजली चमक उठी। केरिरा, महान ग्रेमलिन ने हमला किया। हिमखंडों ने नियो के अंगों को छेद दिया। उसकी चोटों से खून बह रहा था। उसकी भुजाएं कांप रही थीं और वह मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था। हालांकि उसकी निगाहें स्थिर थीं। लाल बिजली एक बड़ी अलाव की तरह भड़क उठी। नियो ने अपने अंदर मृत्यु के साथ साथ अंधकार को भी दबा दिया। उसकी तलवार पर काली लौ की लपटें चमक रही थीं। महान ग्रेमलिन को एहसास हुआ कि वह खतरे में है। उसने भागने की कोशिश की लेकिन अंधेरे के ताबूत ने उसे रोक दिया। राक्षस ने अचानक हमला किया। जब नियो ने वार किया, कुछ नहीं हुआ। महान ग्रेमलिन ने एक अग्नि गोलाकार मंत्र का जाप किया। जब नियो ने खून उगल दिया और अपने घुटनों पर गिर गया तो उसे लगा कि नियो का हमला विफल हो गया है। अंत में मानव ने अपनी निगाहें नीची कर लीं। वह हमला करने ही वाला था कि उसने हिलना बंद कर दिया। उसके सिर के ऊपर से लेकर पेट के निचले हिस्से तक एक लाल रेखा उसके शरीर पर दिखाई दी। राक्षस दो ऊर्ध्वाधर हिस्सों में विभाजित हो गया। हफ हफ, नियो अब अंधेरे के ताबूत को संभाल नहीं सका। अंधेरा उसकी छाया में लौट आया। वह जीत गया, लेकिन आराम करने या जीत की महिमा में डूबने का समय नहीं था। जब अंधेरे का ताबूत गायब हो गया तो जीवित ग्रेमलिन ने नियो को घेर लिया। वे महान ग्रेमलिन की लाश को घूरते रहे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और वे तुरंत नियो के पास नहीं गए। ये कमीने, वे मेरे थककर मरने का इंतजार कर रहे हैं। नियो ने अपने होंठ काटे। दर्द ने उसके दिमाग को स्पष्टता दी। उसने खड़े होने के लिए अपनी तलवार का सहारा लिया। उसका खून बह रहा था और इसने ग्रेमलिन्स को लुभाया। राक्षसों ने समझदारी से काम लेने की कोशिश की और तब तक इंतजार किया जब तक नियो हिल नहीं सकता था। हालांकि एक बहादुर लालची ग्रेमलिन ने दम तोड़ दिया। यह नियो की ओर दौड़ा, नियो के खून की गंध से नशे में। अपने शिकार को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए ग्रेमलिन्स की भीड़ पहले वाले के पीछे चली गई। नियो ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने अपनी तलवार पकड़ी और लड़ने के लिए तैयार हो गया। वह अमर का उपयोग कर सकता था और जीवित दुनिया में भाग सकता था। लेकिन उसने कसम खाए, आज वह जीत जाएगा, भले ही उसे मरना पड़े। वह पिछली बार की तरह हार का एहसास नहीं करना चाहता था। वह हारने वाले बनने से बेहतर मरना पसंद करेगा। पहला ग्रेमलिन नियो के पास पहुंचा। उसने उस पर झपट्टा मारा और उसके कंधे में अपने दांत गड़ा दिए। नियो ने एक हाथ से उसकी गर्दन तोड़ दी। अगला ग्रेमलिन आया। उसने तलवार से उसके सिर पर वार किया। पीछे से किया गया हमला उसके हाथ पर लगा और नियो ने ब्लेड खो दिया। नियो ने पलटकर ग्रेमलिन के सिर पर मुक्का मारा। राक्षस का चेहरा गुब्बारे की तरह फट गया। अचानक दो ग्रेमलिन उसकी पीठ पर कूद पड़े और तीसरे ने उसके पैरों पर पंजे मारे। उन्होंने उसका खून पीने की कोशिश की। हटो, नियो के अंग शीशे की तरह भारी थे। वे हिल नहीं रहे थे। अब मुझे निराश मत करो। नियो ने अपनी पीठ पर ग्रेमलिन के पैर को पकड़ा और खींचा। उसने उन्हें अपने पैरों पर मौजूद राक्षस पर पटक दिया।
अनगिनत ग्रेमलिन आ गए। वे ग्रेट ग्रेमलिन के हमले से घायल और उसके खून से नशे में थे, एक साथ काम नहीं कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया और अपने रिश्तेदारों को नियो को खाने से रोकने की कोशिश की। इंसान सिर्फ उनका था, वे साझा नहीं करना चाहते थे। सेकंड, मिनट, घंटे, नियो को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। जब उसे होश आया तो वह ग्रेमलिन के खून में भीगा हुआ था और वह बचा हुआ आखिरी आदमी था। ग्रेमलिन सभी मर चुके थे। वह अपने अंगों को महसूस नहीं कर पा रहा था और उसके अंदरूनी अंग उसके धड़ पर लगे घाव से बाहर निकल रहे थे। उसकी दृष्टि अंधकार से ढकी हुई थी। नियो आराम करना चाहता था। वह अपनी आंखें बंद करके सब कुछ छोड़ देना चाहता था। क्या उसने पर्याप्त नहीं किया? लेकिन अभी नहीं। अगर वह हर चीज़ के पीछे पड़ गया तो यह हारने से कैसे अलग होगा? उसने अपने नाखून अपने शरीर में गड़ा दिए। उसने दर्द का इस्तेमाल अपनी इंद्रियों को जगाने के लिए किया। और अंधेरा, ध्यान दो, मेरी कॉल। धीरे धीरे छायाएं खिलने लगीं। नियो ने अपने पास पड़ी लाश को खा लिया। अनगिनत आवाज़ें उससे बात कर रही थीं। कर्कश कोलाहल ने उसे अपने बाल नोचने जैसा महसूस कराया। पागलपन, यह उसे खा रहा था। नियो ने डटा रहा। अतीत में नियो ने कभी आसान रास्ता नहीं अपनाया। उसने अंत तक लड़ाई लड़ी, भले ही वह बच सकता था। उसने अपने से मजबूत छात्रों को चुनौती दी, भले ही वह सबसे कमज़ोर था। और उसने प्रशिक्षण लिया, भले ही उसे मरने का मन हो। वे कार्य निरर्थक नहीं थे। उसकी इच्छाशक्ति उसके कार्यों से प्रभावित होकर उसकी रक्षा करती थी। ताकत जोड़ एक, चपलता जोड़ एक। आवाज़ें तेज होती गईं। नियो को मतिभ्रम दिखाई देने लगा। उसके पूरे शरीर में प्रेत पीड़ा बढ़ गई। इच्छाशक्ति जोड़ एक, मांसपेशी द्रव्यमान जोड़ एक, गतिशील दृष्टि जोड़ दो। वह लाशों को खाता रहा। उसने प्राथमिक आंकड़े प्राप्त किए जो स्टेटस विंडो में दिखाए गए थे और छिपे हुए द्वितीयक आंकड़े। अंधेरा बेकाबू होने लगा। इसने लाशों के साथ नियो को भी निगल लिया। पागलपन उस पर हावी हो रहा था। और उसने डटा रहा। वह खाता रहा। उस एक आंकड़े के लिए। उसके बचने का यही एकमात्र तरीका था। आखिरकार, पुनर्जन्म जोड़ 3। नियो ने सुरंग के अंत में रोशनी देखी। उसकी दृष्टि में सुधार हुआ और वह फिर से सांस ले सकता था। उसने अंधेरे को छोड़ दिया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें उथली थीं और वह बुरी तरह से घायल हो गया था। हालांकि वह ठीक हो रहा था, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। नियो ने अपने शरीर के ठीक होने का इंतजार करते हुए एसेंस ब्रीथ स्पेल का इस्तेमाल किया। वह कुछ घंटों के बाद उठ बैठा। सौभाग्य से उस पर लगे ग्रेमलिन के खून की भारी मात्रा ने उसके खून की गंध को छिपा दिया। मुझे बकवास लग रहा है। उसने चारों ओर देखा। उसके खाने के लिए सैकड़ों लाशें बची थीं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं कुछ और खाने की कोशिश करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसकी नज़र ग्रेट ग्रेमलिन के शरीर पर पड़ी। भले ही वह दूसरों को न खा सके, लेकिन उसे इसे खा लेना चाहिए। वह लाश के पास गया और अंधेरे को पुकारा। वे आ रहे हैं। कौन? हम जीवित हैं। हम आकाश गिरेंगे, गिरेंगे, गिरेंगे। आप सब मरेंगे, मैं मरूंगा, हर कोई मरेगा। उसकी रक्तवाहिकाएं जल रही थीं और उसे लगा कि वे फट जाएंगी। संविधान जोड़ एक, जादू करने की गति जोड़ एक, दायां हाथ जादू सर्किट जोड़ 4। नियो ने सांस ली। उसने मुंह में हवा भरी और अपनी तलवार के सहारे खड़ा हो गया। अचानक एक ग्रेमलिन उसके सामने आ गया। उसने वार किया। हमला राक्षस के अंदर से बिना किसी प्रतिरोध के गुजर गया और वह मृग तृष्णा की तरह गायब हो गया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके बाएं हाथ में भयानक दर्द उठा। उसने नीचे देखा और अपनी उंगलियां कुचली हुई देखीं। ये चोटें ठीक हो गई थीं। मुझे ये फिर से क्यों हो रही हैं? नियो के ऊपर एक बहुत बड़ी छाया छा गई। विशाल हाथ आसमान से नीचे आया और उसे पकड़ लिया। उसने उसे उठा लिया और उठो, उठो, अपने आप को भस्म न होने दो। ओबिट्स की आवाज़ ने उसे जगा दिया। उसकी आंखें खुल गईं। मतिभ्रम। ग्रेट गॉब्लिन को निगलने के बाद सब कुछ एक मतिभ्रम था। कोई भी ग्रेमलिन जीवित नहीं बचा था, उसका हाथ घायल नहीं था और विशाल राक्षस वापस नहीं आया। ये सभी भ्रम थे। पागलपन की कगार पर उसके दिमाग ने उसे दिखाया। समय सीमा समाप्त हो गई। आपको जबरन पुनर्जीवित किया जाएगा। नियो अपने छात्रावास में जाग गया। 12 घंटे पहले ही बीत चुके हैं। उसे थकान महसूस हुई। घड़ी ने 12 बजाए और उसने अमर का चौथा स्टैक वापस पा लिया। चेतावनी, आप क्वेस्ट क्षेत्र छोड़ चुके हैं। कृपया 5 दिनों के भीतर वापस आएं, अन्यथा क्वेस्ट समाप्त हो जाएगा। पिछली बार के विपरीत, जहां उसे 10 दिनों की समय सीमा मिली थी, यह आधी होकर 5 दिन रह गई। नियो के होठों से एक आह निकली। बार्बेटोस का प्रशिक्षण उसकी भविष्यवाणी से कहीं अधिक क्रूर था। उसने प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह के आंकड़ों में बहुत बड़ी वृद्धि प्राप्त की, लेकिन ये जोखिम के बिना नहीं था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने ये कर दिखाया। मैं जीत गया। नियो को पिछली बार की तरह शर्मनाक हार का सामना नहीं करना पड़ा।
वह विजयी हुआ और अपना सिर ऊंचा करके लौटा। उसका खून उत्साह से जल रहा था। उसने सैकड़ों दुश्मनों के खिलाफ जीत हासिल की। हा, अगर मैं कोशिश करूं तो मैं ये कर सकता हूं, है न? वह अब पहले जैसा नियो नहीं रहा। नियो पूरे विश्वास के साथ कह सकता था कि वह अब औसत दर्जे का नहीं रहा। उसने महसूस किया कि आंसू रोकने की कोशिश करते हुए उसकी आंखें जल रही थीं। उसके प्रयास बेकार नहीं थे। जब तक वह कड़ी मेहनत करता, उसे पुरस्कृत किया जाता। एड्रेनालाइन और डोपामाइन की तेजी ने उसकी नींद उड़ा दी। अंडरवर्ल्ड में लौटने से पहले उसने अपनी दिव्य ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए एसेंस ब्रीथ का उपयोग किया। उर्गह, नियो का राह उठा। उसकी दिव्य ऊर्जा उसके टूटे हुए शरीर को ठीक करने के लिए तेजी से कम हो गई। ये बकवास जैसा लगता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रेमलिन कैंप ऐसा लग रहा था जैसे उसने युद्ध का अनुभव किया हो। लकड़ी की आधी दीवारें और राक्षस जल गए थे, शेष आधे को उनके रिश्तेदारों ने चबाकर खा लिया था, और बाकी की हड्डियां और सिर नियो ने कुचल दिए थे। यह मुझे याद दिलाता है, ओबिट्स यहाँ क्यों है? उसने नीचे देखा। तलवार उसकी कमर पर थी। तकनीकी रूप से ओबिट्स एक आत्मा थी। आत्माएं अपने स्वामी की आत्मा का एक हिस्सा खाकर बढ़ती हैं। उन्होंने आत्मा के खोए हुए हिस्से को बदल दिया और अपने स्वामी की अर्धांगिनी बन गईं। चूंकि ओबिट्स मेरी आत्मा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह मेरे साथ अंडरवर्ल्ड में जा सकती है और वहां से जा सकती है? यह अच्छी खबर थी। नियो ग्रेमलिन के नष्ट हो चुके कैंप में घूमता रहा। खून और लाशों से भरा यह इलाका जल्द ही राक्षसों को आकर्षित करेगा। मुझे वहां से जाना है। यह अफसोस की बात थी कि वह उन्हें खा नहीं सका, लेकिन वह लालची होने और खुद को अंधेरे में खोने का जोखिम उठाने से बेहतर जानता था। ठीक है, मैं झंडे के बारे में लगभग भूल ही गया था। उसने जो पहला झंडा झंडे के खंभे के अंदर रखा था, वह अभी भी मौजूद था। यह एक पारदर्शी सफ़ेद गुंबद में समाहित था। गुंबद मजबूत था और इसने नियो के हमलों को झेला। शुक्र है, ऐसा लगता है कि झंडे को झंडे के खंभों में डालने के बाद मेरा काम पूरा हो गया है। उसने अपनी जेब में बचे हुए 4 झंडों को देखा। पहली चेकपॉइंट ने लगभग उसे मार डाला। नियो को लग रहा था कि अगले फ्लैग पोस्ट और भी खराब होने वाले हैं। उसने ग्रेमलिन कैंप छोड़ दिया। अजीब बात यह है कि रास्ते में उसे कोई राक्षस नहीं मिला। ये बहुत शांत है। 6 घंटे की खोज के बाद भी उसे अगला फ्लैग पोस्ट नहीं मिला। आखिर वह कहाँ है? प्यास से व्याकुल नियो ने पानी बनाया और अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे पी लिया। मुझे एक ऊंचे स्थान की तलाश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं वहां से फ्लैग पोस्ट ढूंढ सकता हूं। थोड़ी खोजबीन के बाद उसे एक छोटी पहाड़ी मिली। जैसे ही वह चढ़ने वाला था, एक झंडा गूंज उठा। वह उड़कर पहाड़ी की चोटी की ओर इशारा करने लगा। दूसरा फ्लैग पोस्ट वहां है। नियो ने आंखें सिकुड़ीं। उसे शीर्ष पर फ्लैग पोस्ट जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। बस एक समस्या थी। क्या ये बहुत आसान नहीं है? यहाँ कोई राक्षस नहीं है और मुझे कोई जाल भी नहीं दिख रहा है। इसके बारे में चिंता करने से कुछ हल नहीं होगा। नियो ने एक कदम बढ़ाया और पहाड़ी पर चढ़ गया। आधे रास्ते तक पहुंचने में आधा दिन लग गया। ये जगह अजीब है। ऐसा लगता है कि यह मेरी ताकत को खत्म कर रहा है। पिछले 6 घंटों के बाद भी 1/4 दूरी बाकी थी। अंडरवर्ल्ड में उसका समय खत्म हो गया था। नियो ने उसे वापस जीवित दुनिया में टेलीपोर्ट किए जाने का इंतजार किया। वह आते ही वापस लौटने वाला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह पुनर्जीवित नहीं हुआ। नियो के दिल में बेचैनी की भावना दिखाई दी। उसने अपना मुंह खोला। स्थिति, नीली स्क्रीन पॉपअप नहीं हुई। उसने अलग अलग शब्द दोहराए। परिणाम वही था। उसने अपने मंत्र, आत्मीयता और दिव्य ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश की। वह कुछ नहीं कर सका। क्या हो रहा है? पहाड़ अजीब था। नियो को उतरना पड़ा। वह मुड़ा और जिस रास्ते पर चल रहा था उसे देखा। उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। नीचे की ओर जाने वाला रास्ता मीलों दूर था। नियो को कुछ याद आया। पहाड़ी छोटी थी। उसे कुछ ही मिनटों में शीर्ष पर पहुंच जाना चाहिए था। हालांकि 12 घंटे चलने के बाद वह केवल 3/4 रास्ता ही तय कर पाया। यह असंभव था जब तक कि ये दूसरा परीक्षण है। सैकड़ों ग्रेमलिन्स से भी बदतर प्रतिद्वंद्वी। एक ऐसा दुश्मन जिसे वह अपनी शारीरिक शक्ति से नहीं हरा सकता था। झंडा स्तंभ शीर्ष पर था। नियो ने ऊपर चढ़ने का फैसला किया। मिनट घंटों में बदल गए और घंटे दिनों में। दूसरे दिन के बाद उसे ऐसा नहीं लगा कि वह कोई प्रगति कर रहा है। चाहे वह कितना भी चले, शीर्ष तक की दूरी कम नहीं होगी। यह अच्छी बात है कि मैं पानी बना सकता हूँ, अन्यथा मैं पहले ही मर चुका होता, नियो ने चौथे दिन कहा। आश्चर्यजनक रूप से जल तत्व ही एकमात्र तत्व था जिसका वह उपयोग कर सकता था। वह केवल पानी उत्पन्न कर सकता था और तत्व के साथ कुछ और नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी क्षमता को किसी उच्च शक्ति द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा था। 1 सप्ताह बीत गया। नियो को भूख लगने लगी थी। ग्रेड 4 जागृत देवता के रूप में वह मनुष्यों की तुलना में पानी और भोजन के बिना अधिक समय तक जीवित रह सकता था। हालांकि एक सीमा थी। अरे,
क्या मुझे बस नीचे चढ़ जाना चाहिए? 9वें दिन नियो को एहसास हुआ कि वह शायद 100 मील से अधिक चल चुका है। उसके और पहाड़ी के आधार के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह नीचे की ओर चढ़ सकता है। इस पर्वत को कितना फैलाया जा सकता है, इसकी एक सीमा होनी चाहिए। अगर मैं चढ़ता रहूंगा तो मैं शीर्ष पर अवश्य पहुंचूंगा। 20 दिन बीत गए। नियो के पेट में दर्द होने लगा। वह कमज़ोर और थका हुआ महसूस करने लगा। वह चढ़ता रहा। 50 दिनों के बाद दर्द इतना बढ़ गया कि वह सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। वह कमज़ोर महसूस कर रहा था, उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था और ठंड लग रही थी। नियो ने 60वें दिन तक अपना ध्यान खोना शुरू कर दिया। वह अक्सर चक्कर में पड़ जाता और नींद में चलने लगता। 80वें दिन वह अपनी सीमा पर पहुंच गया। सांस लेने पर उसके पूरे शरीर में पीड़ा की लहर दौड़ जाती, चलने की तो बात ही छोड़िए। 90वें दिन तक दर्द गायब हो गया। उसे लगा कि खालीपन उसके अंदर चुभ रहा है, उसकी भावनाओं को खा रहा है, उसे सुन्न कर रहा है। मुझे शीर्ष पर पहुंचना है। नियो ने पिछले 3 महीनों से खुद से यही शब्द दोहराए। उसने अपना सारा ध्यान और ऊर्जा एक कदम और ऊपर चढ़ने में लगा दी। शिखर, शिखर, वह वहां पहुंच जाता। 100वें दिन नियो ने सांस लेना बंद कर दिया। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वह मर गया है। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। नियो की आंखें खुल गईं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, सांस फूलने लगी, पसीने से लथपथ हो गया और बेकाबू होकर कांपने लगा। जबरदस्ती पुनर्जीवित होने तक का समय 5 घंटे और 26 मिनट। नियो वापस आ गया था, पहाड़ी के तल पर। कैसे? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने स्क्रीन तैर रही है। 3 महीने पहले उसने चढ़ाई शुरू की थी जब उसके पुनर्जीवित होने में 5 घंटे और 29 मिनट बचे थे। तो क्यों, जब सच में उसने 3 महीने का अनुभव किया तो केवल 3 मिनट ही क्यों बीते? नियो ने पहाड़ को घूर कर देखा। उसने अपनी इंद्रियों को फैलाया और अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। पहाड़ी अंधकार में डूबी हुई है। उसने अपने होंठ काटे। ये सब अंधकार द्वारा बनाया गया भ्रम था। दर्द, पीड़ा और निराशा के महीने झूठ के अलावा कुछ नहीं थे। नियो बस अपना सिर नीचे करके खड़ा रहा। वह कुछ मिनटों तक हिला नहीं। उस शापित बारबाटोस ने मुझे एक नारकीय परीक्षा दी। नियो शुद्ध भाग्य से भ्रम से जाग गया। अगर उसने फिर से पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो कोई गारंटी नहीं थी कि वह फिर से जाग जाएगा। दूसरा परीक्षण पहले परीक्षण से कहीं अधिक बुरा था। जब तक उसे अंधकार का विरोध करने का कोई तरीका नहीं मिल जाता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कोई रास्ता नहीं, अंधकार का विरोध करें। नियो ने बोलना बंद कर दिया। उसे अचानक ही दूसरे परीक्षण को पास करने का तरीका समझ में आ गया। इससे वह सिहर उठा। अरे यार, ये कैसी ट्रेनिंग है? वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अंधकार का विरोध करने का एकमात्र तरीका उस पर अपनी महारत बढ़ाना था। पहाड़ी पर अंधकार का घना आवरण था। ये ट्रेनिंग के लिए अनुपयुक्त था। ग्रेमलिन्स, मुझे उन सभी को निगलना है। अगर मैं पागल नहीं हुआ तो अंधेरे पर मेरी महारत में बहुत वृद्धि होगी। बारबाटोस ने उसे कोई विकल्प नहीं दिया। परीक्षण इस तरह से किया गया था कि इसने नियो को अंधेरे तत्व पर अपनी महारत बढ़ाने के लिए हर ग्रेमलिन को निगलने के लिए मजबूर किया। नियो ग्रेमलिन्स के शिविर में लौट आया। उसने 3 चतुर्भुज राक्षसों को देखा, जिनकी त्वचा गुलाबी थी, आंखें लाल थीं और दांत तीखे थे, जो लाशों को खा रहे थे। जब राक्षसों ने नियो को देखा तो वे उस पर झपट पड़े। नियो ने उन्हें अपने महासागर के आलिंगन को काटने दिया और नेक्रोटिक टच से उन्हें खत्म कर दिया। उसने सैकड़ों लाशों को देखा। उन्हें खाने के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन यह आगे का एकमात्र रास्ता था। लाशों को खाने से पहले नियो ने पेड़ों की लकड़ी का उपयोग करके शिविर की सीमा की मरम्मत की। इस बात की बहुत संभावना थी राक्षस खून की गंध पाकर आएंगे। नियो को न केवल अंधकार की पागलपन से लड़ना था, बल्कि उसे लाशों को राक्षसों द्वारा चुराए जाने से भी बचाना था। इतना ही काफ़ी होना चाहिए। उसने कच्ची दीवारों को देखा। वे मुश्किल से कोई सुरक्षा प्रदान कर सकती थीं। उनका एकमात्र काम नियो को चेतावनी देना था कि अगर कोई उन्हें तोड़कर शिविर में प्रवेश करता है। मुझे शुरू करना चाहिए। नियो ने एनमाटेन इन हाथ का संकेत बनाया। अंधकार, आओ। छायाएं खिल उठीं। वे नियंत्रित तरीके से फैल गईं और नियो के चारों ओर एक छोटे से क्षेत्र को कवर किया। उसने अपने डोमेन के अंदर रखी 6 लाशों को अवशोषित कर लिया। फुसफुसाहट वापस आ गई। उन्होंने नियो से बात की। अचानक नियो ने महसूस किया कि उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। क्रोध, भय, ईर्ष्या, जो भावनाएं उसकी अपनी नहीं थीं, वे उसके दिमाग पर हावी हो गईं। उसने पाया कि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ है। वह तबाही मचाना चाहता था। विनाश और क्रोध की भावनाएं उसके दिल में भर गईं। लाशें पूरी तरह से खाली गईं, गायब हो गईं और वे आवाज़ें भी अपने साथ ले गईं। विदेशी भावनाएं गायब होने के बाद नियो क्रोध से बाहर आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग अंधकार से प्रभावित हो गया था।
उसका शरीर कांप उठा, उसे ठंड लग रही थी, बहुत ठंड। पाचन जोड़ 1, श्रवण जोड़ 2, 6 लाशें खाली गईं, 300 से ज्यादा लाशें बची रहीं। नियो ने गहरी सांस ली। उसने फिर से शुरू करने से पहले अपनी भावनाओं के शांत होने का इंतजार किया। अंधेरे ने राक्षसों को खा लिया। उसने थोड़ा सा खाया। उसके सिर के अंदर आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग सैकड़ों बार फट गया हो और हर टुकड़ा एक अलग कर्कश आवाज सुनने के लिए मजबूर हो गया हो। दाहिने हाथ की निपुणता जोड़ 1, दृष्टि जोड़ 2, अंधकार से दूषित काला खून उसकी आंखों से टपक रहा था। नियो ने उग्र अंधकार पर लगाम लगाने की कोशिश की। उसके शरीर में प्रेत पीड़ा उमड़ पड़ी। उसकी आंखों के सामने उसकी मृत्यु के भ्रम दिखाई देने लगे। नियो ने अपनी जीभ काट ली। उसे उम्मीद थी कि दर्द उसे अपनी समझदारी बनाए रखने में मदद करेगा। अंधकार, खा जा। वह लाशों के दूसरे समूह की ओर बढ़ गया। उसके सिर के अंदर हजारों छवियां दिखाई दीं। ग्रेमलिन्स का जीवन, उनके बोझ, उनके रिश्तेदारों को खाने की उनकी परंपराएं, उनके द्वारा खाए गए शिकार की यादें। एक पल में सब कुछ उसके सिर में घुस गया। नियो को लगा कि उसका सिर फट गया है। ओहे! वह कराह उठा। उसका शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें काली हो गईं और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। नियो ने अंधेरे पर नियंत्रण खो दिया। यह उसके पैरों पर चढ़ गया और उसके शरीर के चारों ओर कोकून की तरह लिपट गया। नियो द्वारा सीमित की गई छायाएं अचानक दूर तक फैल गईं और पूरे ग्रेमलिन शिविर को ढक लिया। नियो ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अंधेरे ने एक साथ सैकड़ों ग्रेमलिन्स को निगलना शुरू कर दिया। नियो चिल्लाया। उसने अपने नाखूनों को अपने चेहरे पर गड़ा दिया और दुबला हो गया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, अंधकार ने उस पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की। इसने उसे पागलपन की खाई में खींच लिया। धीरे धीरे, बेरहमी से, लगातार। नियो विरोध नहीं कर सका। अंधकार भारी था। उसे लगा कि वह एक अंतहीन गड्ढे में गिर रहा है। दर्द से कोई राहत नहीं मिली। जब उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, तो उसने एक आवाज सुनी। हार मत मानो, याद रखो अपनी प्रतिज्ञा। ओबिट्स ने उससे बात की। अंधकार के अंतहीन समुद्र में एक काली रोशनी उसकी ओर उड़ी। जीतो, तुम्हें पहुंचना है शिखर पर, भले ही तुम्हें मरना पड़े। मैं जीतूंगा। नियो को लगा जैसे वह किसी दिव्य दृष्टि पर पहुंच गया है। उसने अंधकार का विरोध करना बंद कर दिया। उसने अब अंतहीन अंधकार के प्रवाह को रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने इसके प्रवाह को ढाला। उसने अंधकार को निगलने दिया। खुद को नहीं, राक्षसों को नहीं, खुद को। उसने अंधकार को निगलने के लिए अंधकार का इस्तेमाल किया। अंधकार उन्मत्त हो गया और उसने जवाबी हमला करने की कोशिश की। लेकिन नियो ने जिद की। उसने अंधकार की लोलुपता को स्वीकार कर लिया। उसने अंधकार को अपने रंग में रंगने दिया। बदले में उसने अंधकार को खुद को खाने के लिए कहा। नियो के शरीर पर काली लपटें फूट पड़ीं। हवा में दिव्य ऊर्जा कांप उठी और अंधेरे की आभा की लपटें चमक उठीं। उन्होंने खुद को भस्म कर लिया। अंधेरा सिकुड़ गया। इसने नियो पर अपना शिकंजा ढीला कर दिया। ऊर्जा केंद्रित होकर छोटी हो गई और संकुचित हो गई। आभा की लपटें सिकुड़ गईं जब तक कि वे मटर के आकार के बीज नहीं बन गए। अंधेरे का बीज नियो के कोर में प्रवेश कर गया। पागल कर देने वाली आवाज़ों और अनगिनत छवियों से मुक्त होकर नियो ज़मीन पर गिर गया। वह बेहोश हो गया। उसकी बंद आंखों के सामने अनगिनत स्क्रीन चमक उठीं। स्वाद कली जोड़ 1, स्प्रिंट जोड़ 1, पंच शक्ति जोड़ 3, पानी के प्रति आकर्षण जोड़ 1, स्वास्थ्य जोड़ 2, प्रतिक्रिया गति जोड़ 1, सांस नियंत्रण जोड़ 4, लचीलापन जोड़ 1, प्रतिवर्त जोड़ 0, कामेच्छा जोड़ 4, पकड़ शक्ति जोड़ 2, धीरज जोड़ 1, प्रतिरक्षा शक्ति जोड़ 2, ठंड प्रतिरोध जोड़ 5, हड्डी घनत्व जोड़ 1, त्वचा कठोरता जोड़ 0, फेफड़ों की क्षमता जोड़ 4, रक्त परिसंचरण जोड़ 5, कूद ऊंचाई जोड़ 1, हाथ आंख समन्वय जोड़ 0, पसीना दक्षता जोड़ 2, चयापचय जोड़ 1, सामरिक संवेदनशीलता जोड़ 1, हाइड्रेशन दक्षता जोड़ 1, नींद की गुणवत्ता जोड़ 4, चपलता जोड़ 3, अधिवृक्क प्रतिक्रिया जोड़ 1, शारीरिक तापमान विनियमन जोड़ 2, आसन जोड़ 4, ऊंचाई जोड़ 3, टेंडन ताकत जोड़ 2, कोर ताकत जोड़ 1, ऑक्सीजन दक्षता जोड़ 3, पुनर्जनन जोड़ 2, नाखून वृद्धि दर जोड़ 0, परिधीय जागरूकता जोड़ 2, मूत्राशय नियंत्रण जोड़ 4, जीभ की निपुणता जोड़ 5, रक्त के थक्के जमने की गति जोड़ 2, हड्डी के ठीक होने की गति जोड़ 1, फेरोमोन संवेदनशीलता जोड़ 1, अंग की ताकत जोड़ 1, जबड़े की ताकत जोड़ 0, पुतली की प्रतिक्रिया दर जोड़ 3, चाल स्थिरता जोड़ 1, थकान प्रतिरोध जोड़ 3, उंगली की ताकत जोड़ 1, शरीर की समरूपता जोड़ 5, कटोरा नियंत्रण जोड़ 2, गर्दन की ताकत जोड़ 1, रीढ़ की ताकत जोड़ 1, अंग समन्वय जोड़ 1, हार्मोन विनियमन जोड़ 3, हड्डी का लचीलापन जोड़ 2। नियो ने सैकड़ों लाशें खा लीं। उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया। जब वह सो रहा था, ओबिट्स के चारों ओर काली लपटें उभर आईं। भूखी तलवार ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। काली लपटें नियो के शरीर में प्रवेश कर गईं।
वे उसके मूल तक पहुंच गईं और अंधेरे के नए बने बीज को बाहर निकाल दिया। नियो ने घुरघुराहट की। ओबिट्स ने अपनी काली लपटों को वापस खींच लिया और अंधेरे के बीज को अपने चंगुल में जकड़ लिया। दो आत्माओं की, सव मास्टर के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ओबिट्स की काली लपटों ने बीज को खा लिया। तलवार ने सोने से पहले डकार ली। समय सीमा समाप्त हो गई। नियो हारग्रेव्स को बलपूर्वक पुनर्जीवित करना। नियो जीवित दुनिया में जाग उठा। उसने कराहते हुए कहा, चेतावनी, आप क्वेस्ट क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं। कृपया 5 दिनों के भीतर क्वेस्ट क्षेत्र में वापस आएं, अन्यथा क्वेस्ट पुरस्कार जब्त कर लिए जाएंगे। समय सीमा 5 दिन है। इसे आधा नहीं किया गया। पिछली बार ये 10 दिनों से बदलकर 5 दिन हो गया था। नियो समय सीमा के पीछे के मानदंड को नहीं समझ पाया। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। अंधेरे के प्रभाव अभी भी बने हुए थे। उसी समय नियो को अपनी नसों में शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। उसके प्राथमिक आंकड़े मुश्किल से बढ़े, लेकिन वह बता सकता था कि वह मजबूत हो गया है। बहुत मजबूत। मेरे द्वितीयक आंकड़ों में पर्याप्त वृद्धि हुई। इसका केवल एक ही मतलब था, नियो लाशों को खाने में सफल रहा। उसने अपने शरीर को देखा और परिवर्तनों को महसूस करने की कोशिश की। जब उसे खाया जा रहा था तो वह ठीक से सोच नहीं पा रहा था। उसे उस समय हुई आधी बातें भी याद नहीं थीं। मुझे लगता है कि मैंने ओबिट्स की आत्मा को देखा था। उसने अपनी तलवार को घूर कर देखा। ये पहले जैसी ही दिख रही थी, लेकिन वह बता सकता था ओबिट्स पूर्णता के एक कदम करीब था। इस दर पर उसे जल्द ही ब्लेड को म्यान से बाहर निकालने में सक्षम होना चाहिए। अंधेरे के बीज के बारे में क्या? मुझे यकीन है कि मैंने एक बनाया है। उसने अपने मूल को महसूस किया। ये खाली था, अंदर कोई अंधेरे का बीज नहीं था। क्या मुझे बीज बनाने के बारे में भ्रम था? सिद्धांत समझ में आया। हालांकि इसने उसे एक बात पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। नियो इसे समझ नहीं पाया। अगर उसने अंधेरे का बीज नहीं बनाया होता तो वह अंधेरे से कैसे बच पाता? क्या ओबिट्स ने मुझे बचाया? यही एकमात्र उत्तर था जो वह सोच सकता था। उसने तलवार की ओर देखा। ओबिट्स, तब क्या हुआ था? कोई उत्तर नहीं था। तलवार की आत्मा सो रही थी। उसने उस समय मेरी मदद करने के लिए बहुत ऊर्जा खर्च की होगी। नियो मुस्कुराया। धन्यवाद। उसके सिर के अंदर विदेशी भावनाएं प्रकट हुईं। खुशी, प्रसन्नता, आनंद, गर्व। ओबिट्स बोल नहीं सकता था, लेकिन वह उसे सुन सकता था। नियो ये देखकर मुस्कुराया कि उसकी प्रशंसा सुनकर आत्मा कितनी खुश हो गई। तो अब क्या मुझे अमर के फिर से खड़े होने का इंतजार करना चाहिए या मुझे वैसे ही अंडरवर्ल्ड में लौट जाना चाहिए? समय सीमा बीत रही थी। नियो ने अपना निर्णय लिया। उसने मृत्यु कौशल का उपयोग किया और अंडरवर्ल्ड में जाग उठा। कई वर्षों में पहली बार उसने आगमन पर अपनी दिव्य ऊर्जा का आधा हिस्सा नहीं खोया। उसने एक गहरी सांस ली। मैं हवा में घुले अंधेरे का स्वाद ले सकता हूँ। ऐसा लगता है कि महारत के साथ मेरी इंद्रियां बढ़ गई हैं। अंडरवर्ल्ड में मृत्यु और अंधेरे तत्वों की मोटी मात्रा ने नियो को शांत कर दिया। उसे लगा जैसे वह घर पर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी वर्तमान महारत दूसरे परीक्षण को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। जिस पहाड़ी पर दूसरा झंडा पोस्ट स्थित था वह केवल 1 घंटे की दूरी पर थी। नियो अपने आधार पर पहुंच गया। अपनी बेहतर महारत के साथ वह पहाड़ी को ढंकने वाले मोटे, लगभग अमूर्त अंधेरे को देख सकता था। वह व्यंगपूर्वक मुस्कुराया। मैं ये सब पहले कैसे समझ नहीं पाया? अगर मैं तब भाग्यशाली नहीं होता तो यहाँ का अंधेरा मुझे निगल जाता। नियो ने एक कदम बढ़ाया। वह चढ़ गया। अंधेरा उसकी ओर दौड़ा। उसने उसे घने धुएं में लपेट लिया और उसे जिंदा खाने की कोशिश की। पागलपन ने उसके दिमाग पर हमला कर दिया। ऐसी भावनाएं जो उसकी अपनी नहीं थीं। अतीत की यादें जो उसने कभी अनुभव नहीं की। ऐसी हताश करने वाली विनती जो उसने कभी नहीं की। उसके दिमाग में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। नियो चलता रहा। उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसने हमले को अडिग होकर झेला। जब वह रास्ते के आधे रास्ते पर पहुंचा तो अंधेरा बढ़ गया। अंधेरे की काली लपटें उभरीं। उन्होंने नियो को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह पहले से ही अंधेरे के साथ एक हो चुका था। ऐसी काली लपटें अब नियो के लिए कोई खतरा नहीं थीं उसे। तो वह चला, कदम दर कदम, और वह शीर्ष पर पहुंच गया। नियो ने झंडा निकाला और उसे ध्वज स्तंभ में डाल दिया। अचानक ध्वज स्तंभ चमक उठा और उसने पहाड़ी पर छाए सारे अंधकार को अपने में समाहित कर लिया। दूसरा परीक्षण पूरा हो गया है। नियो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि यह विडंबना है। परीक्षण ने उसे लगभग पागल बना दिया और उसे एक राक्षस में बदल दिया, और एक बार जब उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली तो ये पहले परीक्षण की तुलना में कहीं अधिक आसान था। उसने टाइमर चेक किया। 10 घंटे बचे हैं। मैं तीसरे ध्वज स्तंभ की खोज शुरू कर सकता हूँ। अब तक ये स्पष्ट हो गया था कि अगले ध्वज स्तंभों के साथ एक परीक्षण जुड़ा होगा। अगले परीक्षण और भी खतरनाक होंगे। नियो उनसे डरता नहीं था।
अंधेरे की महारत के कारण उसकी भावनाएं सुन्न हो गई थीं। वह भावनाहीन मशीन नहीं बन गया था, लेकिन अगर वह अंधेरे के रास्ते पर चलता रहा तो एक दिन वह भी ऐसा ही बन जाएगा। चलो देखते हैं। पहाड़ी से जंगल का पता लगाना आसान होना चाहिए। नियो ने जंगल को स्कैन किया। फिर से उसने महसूस किया कि जंगल बहुत शांत था। क्या अंडरवर्ल्ड ऐसा ही होना चाहिए था या ये परीक्षणों से संबंधित था? उसे उम्मीद थी कि यह पहले वाला ही होगा। वह क्या है? नियो ने दूर से एक हवेली देखी। इमारत राजसी और शाही थी, जो अंडरवर्ल्ड के माहौल से बिल्कुल अलग थी। यहीं पर मुझे तीसरा ट्रायल मिलेगा, है ना? ये कम स्पष्ट नहीं हो सकता था। नियो पहाड़ी से उतर गया और पहाड़ी की दिशा में चला गया। उसे ये दूरी तय करने में कुछ घंटे लग गए। जैसा कि उम्मीद थी, हवेली बहुत बड़ी थी। जब वह हवेली के गेट पर पहुंचा तो तीसरा झंडा हिल गया और हवेली की ओर इशारा किया। जैसा कि उम्मीद थी, ये यही है। उसने मुख्य द्वार को धक्का दिया। वे चीख के साथ खुले। नियो ने अपनी तलवार थामी, लड़ने के लिए तैयार, और धीरे धीरे अंदर चला गया। मुख्य द्वार के पीछे एक हरा भरा बगीचा था, जिसके बीच से संगमरमर का रास्ता गुजर रहा था। फूल रंग बिरंगे और सुगंधित थे। नियो ने उनसे दूर रहना सुनिश्चित किया। उसने बगीचे का चक्कर लगाया। अंदर एक चाय की दुकान थी। इसके अलावा वहां कुछ भी सार्थक नहीं था। इस क्षेत्र में कोई जीवित उपस्थिति नहीं थी। हालांकि फूल और बगीचे का अच्छी तरह से रख रखाव किया गया था, जो साबित करता था कि वहां कोई रहता था। क्या हवेली का मालिक अंदर है? वह दरवाजे से हवेली में दाखिल हुआ। अंदरूनी हिस्सा चमकदार रोशनी से जगमगाता हुआ, संगमरमर का फर्श, ऊंची छत, बड़ी खिड़कियां और विशाल हॉल थे। अचानक ओबिट्स कांप उठा। इसकी भावनाएं भय, खौफ, आतंक नियो के दिमाग में उमड़ पड़ीं। तलवार नियो को भागने के लिए कह रही थी दूर। वह सामान्य परिस्थितियों में चेतावनियों के बावजूद आगे बढ़ सकता था। हालांकि डर की तीव्रता बहुत अधिक थी। जब वह मुड़ने ही वाला था तभी उसके कानों में एक आवाज आई। ओह माय, कोई मेहमान! एक कंकाल, जो राजकुमारी ट्यूल ड्रेस और फ्रिल लेयर्ड स्कर्ट पहने हुए था, हॉल के अंत में सीढ़ियों से नीचे चला गया। उसने एक क्लोच हैट पहनी थी और उसकी आंखें खोखली होने के बजाय उनमें कोमल काली लपटें जल रही थीं। जब कंकाल वाली महिला दिखाई दी तो ओबिट्स की भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो गईं। वह चाहता था कि नियो जल्द से जल्द भाग जाए। तुम मर जाओगे, भागो जब तक मैं उसे रोकता हूं। तलवार की म्यान से काली लपटें और लाल बिजली चमकने लगी। उन्होंने महिला पर हमला किया। तभी अचानक, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे, मैं तुम्हारे मालिक को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हमले गायब हो गए। वे शून्य में गायब हो गए। ओबिट्स ने फिर से लड़ने की कोशिश की। सो जाओ, महिला बोली, और ओबिट्स की आत्मा नींद में चली गई। मैं ज़बरदस्ती करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मेरी बात सुनेगी, महिला ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर कंकाल जैसा सिर होने के बावजूद नियो उसके हाव भाव बता सकता था। वह मुस्कुरा रही थी। वह सुंदर थी। वह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये मेरे विचार या भावनाएं नहीं हैं। स्थिति की गंभीरता ने आखिरकार नियो को झकझोर दिया। उसने कभी महसूस नहीं किया कि उसके दिमाग पर आक्रमण किया जा रहा है, और वह इतना शांत क्यों था। नियो को एहसास हुआ, यह उसकी करतूत थी। वह उसकी भावनाओं से छेड़छाड़ कर रही थी। ओह माय, तुम पहले ही अंधेरे में प्रशिक्षु महारत हासिल कर चुके हो। महिला खुशी से मुस्कुराए। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, उसने कहा। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। अचानक नियो को लगा जैसे उसका सिर पकड़े हुए एक हाथ गायब हो गया है। उसके विचार फिर से उसके अपने थे। महिला सीढ़ियों से नीचे उतरी और उसके सामने खड़ी हो गई। मैं पैमोन ले नोयर हूँ, पूर्व ग्रैंड ड्यूक, आपसे मिलकर खुशी हुई, उसने विनम्रता से कहा। नियो को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। नियो हारग्रेव्स, सिर्फ हारग्रेव्स। उसने चौंक कर महसूस किया कि उसका इशारा असभ्य था। मेरे आश्चर्य को क्षमा करें। ये पहली बार है जब मैं उसके किसी रिश्तेदार से मिल रहा हूं जो अभी तक कुलीनता से नहीं गुजरा है। यही कारण है कि बारबाटोस मुझे खोजने आया होगा। नियो को वर्तमान स्थिति समझ में नहीं आई। उसका मन उसे भागने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी इंद्रियां शांत थीं। उन्होंने उसे बताया कि कोई खतरा नहीं है, या तो महिला का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, या वह इतनी ताकतवर थी कि वह भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यह क्या परीक्षा है? महिला अपने विचारों से बाहर निकली और उसके सामने खड़ी हो गई। ओह माय, मेरी तरफ देखो, मैंने तुमसे चाय के लिए भी नहीं पूछा। कृपया मेरे पीछे आओ। वह बगीचे की ओर चली गई। जब नियो उसके पीछे नहीं आया तो उसने उसे एक छोटा सा झंडा दिखाया। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें ये दे दूंगी। उद्धरण चिन्ह, अल्पविराम, उद्धरण चिन्ह। नियो उसके पीछे चला गया। दोनों हवेली से बाहर निकले और बगीचे में चले गए। उन्हें चाय के घर तक पहुंचने में कुछ मिनट लगे। कृपया बैठो। उसने उसके लिए एक कुर्सी खींची और चाय बनाने लगी।
तुम क्या हो? उसने बैठते हुए पूछा। तुम्हें भी बारबाटोस जैसा ही लग रहा है। हमें भी लग रहा है। हमें सम्राट का खून विरासत में मिला होगा, लेकिन ये हमारा नहीं है, इसलिए हमने कभी नहीं देखा कि हम एक जैसा महसूस करते हैं। पैमोन ने उसे चाय पिलाई। खून विरासत में मिला? तुम भी ग्रिमरीपर हो? था। वह उसके सामने बैठी और अपने कप से पी गई। तुम कितने साल के हो? उसने पूछा। डेमिगॉड अकादमी में पहला साल। तुम काफ़ी छोटे हो। परिवार के बारे में क्या? क्या तुम्हारे भाई बहन हैं? भाई, हाँ, एक बड़ा भाई है। यह आश्चर्य की बात है। एक ही युग में सम्राट के 2 वंशज हैं। यह एक अच्छी खबर है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मेरा भाई अपने गॉड ब्लड को नहीं जगा सका। ओह, मुझे ये सुनकर दुख हुआ। वह तबाह हो गया होगा। ये बिल्कुल उल्टा है। जब तक मैं जागी नहीं, हमें नहीं पता था कि हमारे अंदर मोनाक का खून है। मैंने उसे भी इसके बारे में नहीं बताया। क्यों? उसे बताने का समय नहीं मिला। दोनों ने चाय पीते हुए पुराने दोस्तों की तरह बात की। पैमोन ने सवाल पूछे और नियो ने जवाब दिए। ऐसा लग रहा था कि वह बस उससे बात करना चाहती थी। ये शांतिपूर्ण था। ... और इसने नियो को संदिग्ध बना दिया। सतर्क होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस एक बातचीत करने वाला साथी चाहिए था, उसने कहा, जैसे कि उसने उसके दिमाग को पढ़ लिया हो। क्या आप पूर्व ग्रैंड ड्यूक नहीं हैं? ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए जो आपसे बात करना चाहते हैं। पैमोन ने अपना खाली चाय का प्याला मेज पर रख दिया। उसने उसकी आंखों में देखा। तुम कह सकते हो कि मैंने हर चीज़ में रुचि खो दी है। मैं तुमसे बात इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि क्या सम्राट का वंशज मेरी रुचि जगा सकता है। नियो ने भौहें सिकोड़ी। अचानक पैमोन ने अपने हाथ से वार किया। उसकी आस्तीन से एक दरांती निकली और ब्लेड नियो की आंखों के ठीक सामने रुक गई। नियो डर नहीं रहा था, भले ही उसे डरना चाहिए था। वह दरांती की नोक को शांति से देखता रहा। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। मेरी भावनाएं सुन्न हो गई हैं। अंधकार के रास्ते पर चलते हुए मुझे अपार शक्ति मिली, लेकिन अब मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकती, उसने कहा। दरांती के गायब होने के बाद पैमोन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने झंडा स्तंभ निकाल लिया। ये तुम्हारा तीसरा परीक्षण है। मुझे भावनाओं के बारे में सिखाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नियो ने उसकी ओर देखा, उसके शब्दों के पीछे छिपी हुई परेशानी को समझ नहीं पाया। तुम अंधकार के मार्ग पर कितनी दूर तक चल सकते हो, ये तुम्हारी भावनाओं से मापा जाता है। तुम जितनी अधिक भावनाओं का त्याग कर सकते हो, तुम्हारी प्रगति उतनी ही अधिक होगी। लेकिन सब कुछ त्याग दो और तुम अपनी सीमा तक पहुंच जाओगे, फिर कभी उस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने उन सभी को खो दिया है। तो मुझे वह सिखाओ जो मुझे याद नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। यह एक कठिन परीक्षण था। दूसरा परीक्षण इसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। पिछली बार उसे पता था कि उसे क्या करना है, लेकिन अब उसे कुछ पता नहीं था। बारबाटोस ने तुम्हारे लिए ये परीक्षण बनाया है। मुझे सिखाने से तुम खुद को भावनाओं के बारे में भी सिखा पाओगे। अगर तुम सफल हो गए तो तुम भविष्य में अंधकार की सुन्नता में नहीं गिरोगे। नियो ने अपना सिर सहलाया। बकवास। पाइमन ने उसके हाव भाव देखकर ठहाका लगाया। तुम्हें जीने की दुनिया में लौट जाना चाहिए। तुम्हारी अकादमी शुरू होने का समय आ गया है। चिंता मत करो, हमारे पास बहुत समय है। समय? नियो का हाव भाव बिगड़ गया। समय सीमा तब शुरू होगी जब वह दूसरी तरफ लौटेगा। ठीक है। नियो खड़ा हुआ और इमोर्टल का इस्तेमाल करके चला गया। वह अपने दिमाग को तरोताजा करना चाहता था और कोई उपाय निकालना चाहता था। दुनिया बदल गई। नियो अपने कमरे में जाग उठा। खिड़की से झांकती धूप ने उसे आंखें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। वह क्वेस्ट टाइमर के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वह कहाँ है? वह कभी नहीं आया। तभी उसने एक आवाज़ सुनी। मुझे जीने की दुनिया में आए हुए काफ़ी समय हो गया है। नियो की हथेली के आकार की एक छोटी कंकाल गुड़िया, एक प्यारी सी पोशाक पहने हुए, उसके सिर से नीचे कूद गई। वह मेज पर उतरी और अपनी जलती हुई काली आंखों से उसे देखने लगी। पैमोन, वास्तव में यह मैं ही हूँ, पैमोन, हड्डियों में। वह हंसी। नियो वापस सोफे पर बैठ गया। उसके होठों से राहत की सांस निकली। यही कारण है कि टाइमर दिखाई नहीं दिया। मैंने क्वेस्ट क्षेत्र नहीं छोड़ा है क्योंकि पैमोन मेरे साथ आया था। क्वेस्ट जारी है, भले ही मैं इस तरफ वापस आ गया हूँ। ये चिंता की एक बात कम थी। हालांकि उसे अभी भी पैमोन को भावनाओं के बारे में सिखाने का कोई तरीका सोचना था। तुम्हें तरोताजा होना चाहिए, है न? कक्षाएं जल्द ही शुरू होनी चाहिए। नियो ने सिर हिलाया। उसे जीवन की दुनिया में बहुत कुछ करना था। 5वां टीम सदस्य ढूंढना, टीम पंजीकरण पूरा करना, जादू के मंत्रों के बारे में सीखना और मिशन पूरा करना। सबसे बुरा, उसे बारबाटोस की ट्रेनिंग भी मिली थी। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? पैमोन ने पूछा। कुछ नहीं, मैं बस खुश हूँ। उसने जो कुछ भी किया वह उसके भविष्य के लिए था। वह खुश कैसे नहीं हो सकता था?